नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति संगवान। आदमपुर को लेकर हम बात करने वाले हैं क्योंकि आदमपुर उपचुनाव को आप सभी जानते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान आपने सुना और ये बहुत सारे नेताओं की ओर से कहा गया कि ये तो सेमीफाइनल के आगामी विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल के तौर पर इसे पेश किया जाता रहा। ऐसे में भव्य की जीत के बाद अब कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा के आगामी राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि उपचुनाव में कांग्रेस के सभी नेताओं की ओर से कम प्रचार नहीं किया गया और परिणाम के बाद खुद कांग्रेस के नेता की सवाल खड़े करने लगे हैं। ऐसे में सवाल अब ये भी उठता है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस किस तरह से, हरियाणा कांग्रेस किस तरह से मजबूत या फिर एकजुट होगी, कब संगठन का गठन होगा, नए प्रभारी के तौर पर हाईकमान किसे लेकर आता है, क्योंकि विवेक बंसल अब प्रभारी नहीं रहे हैं। नए प्रभारी क्या कांग्रेस को नई दिशा या नई मजबूती दे पाएंगे? क्या कांग्रेस के सभी नेताओं को एक साथ ला पाएंगे? आने वाले विधानसभा चुनाव या उससे पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की नैया कैसे पार होगी? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा। आदमपुर के परिणाम के बाद हरियाणा की सियासत में बयानबाजी के साथ साथ मंथन और मंत्रणाएं भी शुरू हो गई हैं। बीजेपी भव्य जीत के साथ कांग्रेस पर हमलावर है, तो कांग्रेस भजनलाल परिवार के गढ़ में कम मार्जिन की हार का दावा करते हुए इसे सेंधमारी बता रही है। इस बीच हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के एक बयान से अटकलों और कयासों का बाजार गर्मा गया है। दरअसल धनखड़ ने अपने एक बयान से कांग्रेस के किसी बड़े नेता के बीजेपी में शामिल होने का इशारा किया। धनखड़ ने कहा कि भाजपा बैनर में अभी और भी जगह है, भजनलाल, देवीलाल ये सब आ गए और भी आ सकते हैं। देखिए, कांग्रेस एक समय बहुत ऐसी पार्टी थी जिसको हम प्रशंसात्मक निगाहों से देखते थे। कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को संभाल पाती थी। इधर चौधरी वीरेंद्र सिंह थे, इधर राव वीरेंद्र सिंह जी थे, शमशेर सिंह सुरजेवाला थे, चौधरी दलबीर सिंह थे, भजनलाल जी थे, बंसीलाल जी थे। लेकिन आज कांग्रेस का वो सामर्थ्य नहीं रहा। राव इंद्रजीत हमारे साथ आ गए, चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे साथ आ गए, धर्मवीर हमारे साथ आ गए, रमेश कौशिक हमारे साथ आ गए, कुलदीप बिश्नोई हमारे साथ आ गए। तो कांग्रेस का वो सामर्थ्य नहीं बचा और कांग्रेस ने खुद ये एक अपना डिजाइन बनाया है। एक जो अध्यक्ष हमारे जिले से आते थे उनको तो लठिया के विदा किया था और एक अध्यक्षा को अपनी बॉडी नहीं बनाने दी। आप सोचो, कोई प्रदेश अध्यक्ष बने उसको बॉडी नहीं बनाने दी जाए। तो ये डिजाइन जो नई कांग्रेस हरियाणा में उसने खुद तैयार किया है, ये उसी के परिणाम आ रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने एक तरफ आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया, तो वहीं ओपी धनखड़ के बयान को लेकर तो शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने की नसीहत दे दी। ईडी, सीबीआई और इन चीजों का दबाव डालकर आप केवल प्रेशर करने का काम कर रहे हैं और मैं तो कहूंगी ठीक है, आप दूसरे दलों के नेताओं को लाते जा रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी का खुद का कैडर है वो इस बात से बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में नहीं थे। वहां पर तो बीजेपी के कुछ लोग और थे, उनको धक्के से ले जाकर टिकट देने का काम किया। वहां पर आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो भी कांग्रेस से गए थे, इनेलो के प्रत्याशी थे जो वो भी कांग्रेस से गए थे। तो कांग्रेस में हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा मजबूती है और बीजेपी के अध्यक्ष पहले बीजेपी को संभालने की बात कर। बहरहाल आदमपुर उपचुनाव के बाद सभी दलों की राजनीति और नेताओं की स्वीकार्यता को लेकर चर्चाएं जारी हैं। आदमपुर में पहली बार कमल खिलने का इतिहास तो बना, साथ ही भजनलाल परिवार की जीत का इतिहास भी दोहराया गया है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के लिए परीक्षा रहे आदमपुर के उपचुनाव के बाद पार्टी संगठन में उनके कद को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। बड़ौदा हम जीते, सब लोगों ने मिलजुल कर वहाँ पे काम किया। एलनाबाद में हम लड़े, वहाँ पर कुछ लोगों के वक्तव्य कुछ अलग तरह के रहे। यहाँ पर सभी लोग जो कि एक मंच पर दिखना चाहिए था, शायद वो किसी कारण से नहीं करवा पाए होंगे, जो भी होगा। लेकिन एक इन सब बातों पर कांग्रेस पार्टी देखे, हम सब देखें कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। क्योंकि पहले पार्टी की गुटबाजी के चलते विधायकों की संख्या के बावजूद राज्यसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और अब विधायकों की संख्या 31 से 30 पर आ जाना सवाल जरूर खड़े करता है कि अब हरियाणा कांग्रेस में आगे क्या। उधर ओपी धनखड़ के बयान से भी सवाल उठते हैं कि क्या कोई बड़ा कांग्रेस नेता कांग्रेस का हाथ छोड़ने वाला है। और अब चूंकि विवेक बंसल भी कांग्रेस प्रभारी नहीं रहे, ऐसे में चर्चाएं हैं
कि हिमाचल और गुजरात चुनाव के बाद हरियाणा कांग्रेस को नया प्रभारी मिल सकता है। देखना यह है नए प्रभारी के आने से क्या कांग्रेस में गुटबाजी कम हो सकेगी, क्योंकि अभी तक शकील अहमद, सुशील शिंदे, कमलनाथ, गुलाम नबी आजाद और विवेक बंसल कोई भी प्रभारी हरियाणा कांग्रेस को एक करने में कामयाब नहीं हो पाया और न ही सालों से कोई प्रदेश अध्यक्ष पार्टी संगठन का गठन कर पाया है। ऐसे में देखना यह है कि इसी तरह की गुटबाजी के साथ आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नैया कैसे पार लगेगी। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो चलिए आदमपुर उपचुनाव के परिणाम को लेकर विश्लेषण हम करेंगे, क्योंकि सेमीफाइनल अगर ये विधानसभा चुनाव का था तो सभी दलों की क्या स्थिति होने वाली है। क्योंकि बीजेपी तो देखिए जीत गई है, लेकिन मार्जिन को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं। बात मुख्य तौर पर आज कांग्रेस पार्टी की करेंगे और ये करना इसलिए जरूरी हो गया कि चूंकि कांग्रेस के नेता की खुद कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि सबक लिया जाए उपचुनाव से, इस परिणाम से, और अगर इस तरह से अलग अलग रहते हैं या एकजुट नहीं रहते हैं, गुटबाजी कंट्रोल नहीं की जाती है, तो आगामी चुनाव में कांग्रेस किस तरह से नैया पार कांग्रेस की लगेगी या किस तरह से बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। चर्चा इसे लेकर हम करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ के बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ के, कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डू जी और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी जुड़ गए हैं। सभी का स्वागत है चर्चा में। शुरुआत कांग्रेस से कर लेंगे गर्ग साहब। कुमारी सैलजा ये कह रही कि सबक लिया जाए, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हैं अच्छा प्रदर्शन था ये। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा भी कहते हैं हमने भजनलाल परिवार के गढ़ में जाकर बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और ये इस बात का संकेत है कि आने वाला विधानसभा चुनाव यहां से हम जीतेंगे। लेकिन कुमारी सैलजा ये कहते हैं कि सभी नेता तो गए ही नहीं, एक विधायक कम हो गया, एक सीट कम हो गई, पार्टी को सबक लेने की जरूरत है। ज्योति जी, थोड़ी सी आवाज बढ़ाना जी। जैसे आपने सवाल किया, मैं एक ही बात कहूंगा, आदमपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उम्मीद से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है जी। हम जनता ने हमें 52,000 वोट लगभग दिए हैं, जबकि कुलदीप बिश्नोई जब कांग्रेस पार्टी में था 2019 में से वोट चुनाव लड़ा था 63,000 वोट लगभग उसे मिले थे। और आप देखिए कुलदीप बिश्नोई, भजनलाल परिवार आ गया, पूरी सकारी अमला जमला आ गया, भारतीय जनता पार्टी आ गई, उसके साथ जेजेपी पार्टी आ गई। उसके बाद आप देखोगे वहां सिर्फ 11,000 वोट कम कांग्रेस के वहां हुए हैं, 63 के बजाय लगभग 52,000 वोट हम लेने में सफल हुए हैं। मैं तो अपनी तरफ से ये सोचता हूं कि कांग्रेस पार्टी हारी नहीं, हार तो ये एक वोट से हार तो हार होती, तो मैं स्वीकार करता हूं, मगर हम हार के भी जीतते हैं और पूरी सरकार लगाने के बावजूद जीत कर भी हारी है। 15,000 का मार्जिन, जो लोग कहते थे 1 लाख पार, मुख्यमंत्री जी स्टेज पर लंबी लंबी बात करते थे, भाई तो भारतीय जनता पार्टी आ गई, सरकार आ गई, 2 साल के अंदर आदमपुर में विकास की झड़ी लगा देंगे, नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, करोड़ों रुपए के अरबों के विकास कर देंगे, आप एक बार मौका दीजिए। यही दूरदर्शन जी वहां मंच के ऊपर 1 तारीख को भी उन्हें रैली की, वहां आदमपुर में 31 तारीख को बालसमंद में रैली करके लंबा चौड़ा भाषण दिया, रिजल्ट क्या निकला आपके सामने। मैं क्या आपकी सारी बातों का जवाब हम लेंगे, लेकिन मेरी बात का जवाब तो दीजिए ना। कुमारी सैलजा की ओर से कहा गया कि हम नहीं कहते कि सबक लिया जाए, सारे नेता नहीं आए, किन्हीं भी कारणों से सारे नेताओं को कैंपेनिंग के लिए भी नहीं ले पाए। बहन सैलजा जी ने, आपको ध्यान होगा 30 तारीख को जब इशार आई, उन्होंने कहा था जयप्रकाश जी बहुत मजबूत कैंडिडेट है, सीनियर नेता है और हमारा सब एकजुट होकर लड़ रहे हैं, हमें उम्मीद है हम जीतेंगे। इस स्थिति क्या है भी, ये बयान है कि भी हमें थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत थी, कुछ साथी वहां नहीं पहुंच पाए। उन्होंने ये भी कहा हमारी मजबूरी थी, हमारी ड्यूटी वहां लगी हुई थी। ये कोई जरूरी नहीं होता, आप देखोगे जहाँ आने ना आने की बात है, इनके केंद्र के मंत्री राविंदर जी आए थे क्या, किशन पाल गुर्जर जी आए क्या, भूपेंद्र यादव जी आए क्या, बिहानी का जो धर्मवीर सांसद है इनका बिल्कुल साफ लगता है, वो आए क्या, रतनलाल कटारिया आया क्या, या उसका सांसद अरविंद शर्मा जी है। ऐसा नहीं होता कि सारे नेता वहां आएंगे, एक आधा आदमी, किसी की ड्यूटी महाराष्ट्र में लगी हुई थी किरण चौधरी की,
और मान लो चलिए अभी आगे ले जाते हुए चर्चा को, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर थी, उसके बीजेपी के नेता नहीं आने में और कांग्रेस के नेताओं के नहीं पहुंचने में जमीन आसमान का अंतर है, जानते हैं आप भी बहुत अच्छे से हैं, शायद मुझसे बेहतर जानते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। घर के अंदर वो तो आपने भी देखा, बहन जी आई थी, उन्होंने मीडिया के सामने भी बयान दिया है, आपके चैनल पर भी बयान दिया है, टोटल टीम। ओके, आगे चर्चा को ले जाते हुए विधु रावल जी, देखिए आदमपुर के उपचुनाव को लेकर भी हम बात कर रहे हैं और साथ ही कांग्रेस को लेकर भी मुख्य तौर पर बात कर रहे हैं, लेकिन अभी पहले ही सवाल में गर्ग साहब की ओर से सवाल ये खड़ा कर दिया गया आपकी पार्टी को लेकर कि भजनलाल परिवार सरकार के साथ होने के बावजूद भी, जिसमें बीजेपी का वोट भी है, जेजेपी का वोट भी है, भजनलाल परिवार का वोट भी है, उसके बावजूद भी पिछली बार के मुकाबले तो मार्जिन आधा हो गया और इस जीत कैसे समझा जाए, ये सवाल इनका। ज्योति जी आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार, हमारे सभी जो प्रबुद्ध पैनलिस्ट हैं उन सबको भी नमस्कार। ये इको जो है इसको प्लीज फिक्स करवा दीजिए। जी जरूर। देखिए मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता साहब को, वो ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी की उन्होंने खूब बातें सुनी, लेकिन मैं हैरान हूं कि उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा की बात नहीं सुनी। हुड्डा बापू बेटा क्या कह रहे थे उनकी बात नहीं सुनी, उनकी बात सुनी नहीं या उनकी बात को ये भी सीरियसली नहीं लेते। किस प्रकार से बापू बेटा चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हमारी जीत पक्की है, ये सेमीफाइनल है। किस प्रकार से वो बार बार कह रहे थे कि ये कांग्रेस का गढ़ है। आदमपुर 3 तारीख तक जब तक मतदान नहीं हुआ था तब तक तो ये सभी प्रवक्ता कांग्रेस का गढ़ बता रहे थे, तब तक तो ये बता रहे थे कि किस प्रकार भजनलाल परिवार से लोग नाराज हो रहे हैं, कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। भजनलाल जी के खासम खास लोग जो भजनलाल जी के साथ काम करने वाले लोग थे, फोटो खिंचवा के डाल रहे थे। अब जैसे ही चुनाव जो है खत्म हुआ वैसे ही ये ब्रिगेड जो है पूरा केजरीवाल टर्न मारकर, माफी चाहूंगा यू टर्न मारकर किस प्रकार से ये वापस आकर कह रहे हैं कि नहीं भजनलाल जी का गढ़ था ये तो, जबकि इनके वहां से जो हारे हुए प्रत्याशी हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो भाजपा की इस बड़ी ब्रिगेड ने जो इलेक्शनरिंग है, भाजपा के साथ जो जनता का प्रेम है, मुझे तो भाजपा ने हराया है। जयप्रकाश जी तो बार बार कह रहे हैं ये बात को, वो तो नहीं कह रहे कि मुझे किसी परिवार ने हराया या किसी और ने हराया। दरअसल ये कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है जिनके नेतृत्व के पास कोई चिंतन नहीं है, जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, जनता इनका साथ छोड़ चुकी है। और जहां तक ये मार्जिन की बात करते हैं तो एक ही पार्टी है जो पिछले 8 सालों से, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, केवल एक पार्टी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रही है, या जीत जाती है या जीत से थोड़ा सा पीछे रह जाती है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। आदमपुर में हमने 51.32% वोट लिया है, कांग्रेस से 12% अधिक, कांग्रेस 39% वोट लेकर आई है। इंडियन नेशनल लोकदल 3% तक सिमट गई, आम आदमी पार्टी 2% तक, नोटा से थोड़ा सा अधिक। एलनाबाद की बात करें तो वहां पर इंडियन नेशनल लोकदल 43% वोट लेकर आई थी, तो भाजपा को 39% मिली थी, वहां कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। बड़ौदा की बात करें तो वहां कांग्रेस 49% वोट लेकर आई थी, तो भाजपा 40% लेकर आई थी, इंडियन नेशनल लोकदल वहां 4%। किस प्रकार जींद के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगभग 50% वोट लेकर आई, तो ये इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस दोनों, कांग्रेस थोड़े से मार्जिन से, माफी चाहूंगा, थोड़ी सी वोटों से अपनी जमानत बचा गई, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल जमानत भी नहीं बचा पाई। तो केवल एक पार्टी है जो कि हरियाणा में स्तंभ के रूप में दिख रही है, बाकी सारे जो चट्टे बट्टे हैं ये किसी जगह पर कहीं अपना वोट शिफ्ट करवाकर ये दिखा देते हैं। अब ये जो 51,000 वोट है ये जयप्रकाश जी का या कांग्रेस का वोट थोड़ी है। मैं मानता हूं इसमें इंडियन नेशनल लोकदल का बहुत सारा कार्यकर्ता उनके साथ जो जुड़ा होगा, मैं मानता हूं कि बहुत सारे जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं उनकी वोट शिफ्ट हुई होगी। अगर उनकी बात को आप सीरियस नहीं, जयप्रकाश जेपी तो ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने तो अपना वोट बीजेपी को शिफ्ट कर दिया, क्योंकि उनका एक बयान आपने सुना होगा कि जेपी इस बार तीसरी पीढ़ी से हारेंगे। जब एक उम्मीदवार ये कह दे कि ये तो इनडायरेक्टली कह दिया गया कि बीजेपी की जीत होगी, तो ये एक इशारा था वोट शिफ्ट करने के लिए, ये आरोप जेपी का। ये तो बहानेबाजी है, ये तो बहानेबाजी है। ऐसी बहानेबाजी एलनाबाद में भी सुनी है, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोल गए थे कि गोविंद कांडा जी, गोपाल कांडा जी मेरे मित्र हैं। इस प्रकार की बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। हमें एक चीज कंसिस्टेंटली देखनी चाहिए कि कौन सा ऐसा इलेक्शन है जिसमें कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल
दोनों अपनी जमानत बचा पाए हैं। वही का वही एंटी बीजेपी वोट चट्टे बट्टे जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में इकट्ठे हो जाते हैं, 34 साल तक वामपंथी राज करते रहते हैं, और वहां पर जब चुनाव होता है तो ममता बनर्जी को जिताने के लिए वामपंथियों की 0 सीट आती है। क्या ये आपको अचरज नहीं करता? दिल्ली के अंदर जो 3 बार शीला दीक्षित जी ने भाजपा को हराया था, वहां पर कांग्रेस पार्टी की 0 सीट लगातार 2 बार आना क्या आपको अचरज नहीं करता? ये सब चट्टे बट्टे भाजपा के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं, और भाजपा की विकास की नीतियों पे भाजपा जिस तरीके से गरीब कल्याण पर जुटी हुई है, जिस तरीके से किसान उत्थान पर जुटी हुई है, जिस तरीके से भाजपा भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर है, इसके रास्ते में किस प्रकार से रोड़े बटाए जाए। और इसलिए ये चट्टे बट्टे सारे इकट्ठे हैं, इनको किस प्रकार से आंकड़ों के जाल में मत फंसिए। ये देखिए कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो बात कही, और भाजपा के पूर्व में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे अमित शाह जी, उन्होंने बात कही कि हमारी लड़ाई 51% की है, और अब आदमपुर की जनता ने 51% देकर भाजपा की उस लड़ाई को सार्थक किया है। ये बाकी बचे जो 40-45% में कितना चट्टे बट्टे इकट्ठे हो, इसका फर्क नहीं पड़ता। अब जनता विकास की तरफ बढ़ चुकी है, जनता इन चोरों को, लुटेरों को छोड़ चुकी है, इनकी लूट और घूस से त्रस्त है। ये सभी चट्टे बट्टे हैं। इन चट्टे बट्टों के चक्कर में भाजपा को नहीं हराने वाली अब जनता। अब भाजपा के साथ जनता है, और कुछ लोग जो हैं, जो इनके साथ है, वो भी छोड़ कर आ रहे हैं। तभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, चलिए अभी इनेलो का रुख करते हुए दिल भी बड़ा है। रेणु साहब, 3% वोट, 3 से थोड़ा ज्यादा, उसमें अब कांग्रेस वाले तो जब इस बात को लेकर मंत्रणा करते हैं मैडम, 4%, वो 3 पॉइंट समथिंग, वो 4 से कम ही है। चलिए 4 भी मान लेंगे, 4 भी बहुत ज्यादा नहीं है ना 4 भी, या संतोषजनक? 3.99, ठीक है, 3.99, ठीक है। तो 4% वोट, 3.89, ठीक, 4% मान लिया, ठीक है, राउंड फिगर। तो उसको लेकर कांग्रेस को पहले ये डर था कि कुर्डाराम ज्यादा वोट लेंगे तो हमें नुकसान होगा। कुर्डाराम ने तो वोट नहीं लिए। अब बीजेपी ये कहती है कि उनका जो वोट था वो कांग्रेस को शिफ्ट हो गया, और शायद यही कारण है कि जेपी का वोट प्रतिशत ठीक ठाक रहा, या मार्जिन जो है वो 15,000 का रहा। तो क्या ऐसा था कि आप लोगों का या तो वोट ही इतना था, या फिर आप लोगों का वोट शिफ्ट हो गया कांग्रेस पार्टी को? हाँ, देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार। आदमपुर का चुनाव था, वो एक बाई इलेक्शन था, और बाई इलेक्शन में जैसे शुरुआत में ये इलेक्शन शुरू हुआ तो उस मैडम इको मेरी भी आ रही है, रिपीट हो रही। चलिए मैं कहूंगी पीसीआर को कि फिक्स किया जाए थोड़ा ना अभी, चूंकि आप, हाँ जी आप बोलिए। हाँ, तो सांगवान जी, ये बाई इलेक्शन में जिस प्रकार से इस इलेक्शन की शुरुआत हुई थी, उस शुरुआत के दौर में चौधरी कुर्डाराम जी बहुत अच्छी मजबूती से खड़े हुए थे मैदान के अंदर, और जिस प्रकार से एक उम्मीदवारी को लेकर के बात की जाए तो जो 3 पार्टियां थी, तीनों पार्टियों में सबसे अच्छा, सबसे मजबूत और सबसे सामाजिक और हल्के के बीच में रहने वाला यदि कोई उम्मीदवार था तो वो चौधरी कुर्डाराम जी हुआ करते थे, और इलेक्शन बड़े अच्छे से चला। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से आप ले लो 29 तारीख तक ये मान करके चलो, भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार स्पष्ट दिखाई दे गई थी। कुलदीप बिश्नोई जी घबरा चुके थे, उनको लग रहा था कि इस बार हमारे को ये जीत नहीं मिलेगी और हम हारने जा रहे हैं। उसके बाद इन्होंने पूरी अपनी कैबिनेट को उतारना भी चाहिए, कोई भी पार्टी करेगी इलेक्शन जीतने के लिए, और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने आकर के उसमें बसंत वहां पर अपनी रैली की, और रैली के करने के बाद उन्होंने अपनी अनेकों प्रकार की घोषणा भी वहां की जो कि नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने 40,000 लोगों को नौकरी देने की घोषणा भी की, जो कि सीधा सीधा आचार संहिता का उल्लंघन भी था। इसके बाद 29 तारीख के बाद इलेक्शन ने रुख बदला अपना, और रुख बदलते हुए आदमपुर की जनता ने ये निर्णय लेने का काम किया कि इस समय यदि बीजेपी को हराने के लिए कोई आगे बढ़ा हुआ उम्मीदवार है तो वो जयप्रकाश है। यह मैं मानता हूं, उस टाइम तक जयप्रकाश का भी इलेक्शन अच्छा चल रहा था और हमारा भी चल रहा था, लेकिन जनता ने यह फैसला किया किसी एक उम्मीदवार को वोट देनी पड़ेगी ताकि इसको हरा लिया जाए, और इस हिसाब से हमारी भी वोट कुछ शिफ्ट हुई है और दूसरी भी वोटें शिफ्ट होकर के जयप्रकाश जी को 51,000 समथिंग वोटिंग मिली है। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन इस जीत को चाहे ये भारतीय जनता पार्टी वाले कितने भी ढोल नगाड़े बजाते रहे, ये जीत में भारतीय जनता पार्टी कहीं स्टैंड नहीं करती है, इनका कोई रोल नहीं है। अब आप देखिए ज्योति जी,
जब 2019 में कुलदीप बिश्नोई जी इलेक्शन जीतते हैं तो 51.7% वोट लेते हैं। क्योंकि मैं ग्राउंड पर गई, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, हमने प्रयास किया कि मैक्सिमम गांव में हम जा पाए, मैक्सिमम पोलिंग स्टेशन पर हम जा पाए। इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान भी हमने लोगों से बात की। मैं दावे के साथ पैनल पर कह सकती हूं कि भजनलाल परिवार से तो थोड़ी नाराजगी थी लोगों की, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई लोगों के बीच नहीं जाते थे, लेकिन सीएम के लिए लाइकिंग थी, सरकार के कामकाज से प्रभावित थे। और ये कारण जो आप जिसको किसी भी तरह से घुमा फिरा कर कह लीजिए कि सीएम के जाने के बाद इलेक्शन बदला है कुलदीप बिश्नोई के पक्ष में, जो युवाओं से संवाद किया गया, जो रैली की गई, उसके बाद माहौल बदला है, वो पॉजिटिव हुआ है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी का वोट नहीं है। बिल्कुल ज्योति जी, आपने वहां बहुत मेहनत की, हमने भी आपको सुना, लाइव भी हमने आपको सुना। और जब आप सुना रहे थे तो लोग कह रहे थे कि भजनलाल का परिवार हमारे बीच में कभी सुख दुख में नहीं आता, इन्होंने 26 साल में कोई काम नहीं करवाए। लेकिन जिस पर आपने सुनवाया, हमने सुना, आपकी डिबेट पर भी सुना और आपके वैसे दिन में चैनल के ऊपर भी सुना। लेकिन ज्योति जी, ये भी सच्चाई है कि जिस प्रकार से चौधरी अपने कुलदीप सिंह बिश्नोई जी ने लोगों के बीच में जाकर के माफी मांगने का काम किया। उन्होंने बार बार कहा कि मैं बीमार रहता था, बीमारी के कारण आपके सुख दुख में मैं शामिल नहीं हो पाया और आगे मैं वायदा करता हूं कि आपके बीच में सुख दुख में दाखिल होऊंगा। उसने मार्मिक अपील करने का काम किया कि मेरे पिताजी का गढ़ है, इस बार बचा लो किसी भी तरीके से, आगे मैं आपके बीच में रहूंगा। उसकी इस प्रकार की मार्मिक अपीलों को इमोशनल उन्होंने लोगों को करके उनको उस वोट को दोबारा से लेने का काम किया। नहीं तो ज्योति जी देखिए, मैं मानता हूं कि जो 29 तारीख को अपने जो रैली हुई अपने मुख्यमंत्री जी की 1 तारीख को, उसमें इनको सहारा मिला है, कुछ परसेंटेज मिला है, उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है वोटों की। और जो ये 5-10 हजार का मार्जिन जो 15 हजार का है, इसमें कुछ ना कुछ इनकी बढ़ोतरी हुई है। हो सकता है 5-7 का मार्जिन रह जाता, अब 15-16 का हो गया। अब मैं चर्चा को आगे ले जाते हुए चर्चा को एक बार फिर से कांग्रेस पर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है। भूपेंद्र हुड्डा की ओर से, दीपेंद्र हुड्डा की ओर से, उदयभान की ओर से डेरा डाल लिया गया था आदमपुर में। उनके जो खेमे के विधायक हैं, जो कि ज्यादातर उन्हीं के खेमे के विधायक हैं, वो भी वहां पर मौजूद थे। उसके बाद प्रदर्शन बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है, ये आंकड़े बताते हैं, लेकिन कम से कम एक विधायक कम हो गए हैं, हार मिली है। और बड़े नेता जिसमें आप कुमारी सैलजा की बात करें, रणदीप सुरजेवाला की बात करें, किरण चौधरी की बात करें, अब हाईकमान को क्या फीडबैक देते हैं, आने वाले दिनों में क्या कुछ फैसला लिया जाता है या फिर नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। राजकुमार जी देखिए, मैंने जिस दिन नतीजा आया उस दिन भी कहा था कि इस उपचुनाव के परिणाम के बाद भाजपा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कद बढ़ेगा और कांग्रेस की राजनीति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ेंगी। ये बात सही है कि हार जीत का अंतर कम हुआ है जी। और उस पर भाजपा कहीं ना कहीं मंथन करेगी कि क्यों कम हुआ। जब 3 बड़ी ताकतें मिली, भजनलाल का परिवार उनका अपना जनाधार है, भाजपा का अपना वोट बैंक है, और जजपा जो सरकार में गठबंधन में भागीदार है उसका भी अपना एक जनाधार यहाँ रहा है देवीलाल परिवार के नाते। तो 3 जनाधार जब मिले तो वो हार जीत का मार्जिन बढ़ना चाहिए था बजाय कम होने के। कम क्यों हुआ, वो भाजपा मंथन करेगी। लेकिन कांग्रेस का इस बात पर संतुष्ट होना या आत्ममुग्ध दिखना कि हमने हार जीत का अंतर कम कर दिया और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और अब हार कर भी जीत गए, ये मुझे लगता है कि जुमलेबाजी तक तो ठीक है, वास्तव में मुकाबले में या तो हार होती है जीत होती है। न कोई हार कर जीतता है न कोई जीत कर हारता है, हार होती है, जीत होती है, चाहे 1 वोट से। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मामले में ये बात इसलिए कह रहा हूं, मैं पहले एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं बार बार कहता रहा हूं ये बात कि हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे बड़े जनाधार वाले नेता हैं अगर हम आज की तारीख में बात करें। लेकिन उनकी अपने किसी भी विरोधी खेमे के नेता से नहीं बनती। जब वो मुख्यमंत्री थे तब और उसके बाद जब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए तब भी। अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष थे, उनसे उनकी नहीं बनी। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले कुमारी सैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन देखिए उनसे उनकी नहीं बनी। इसका एक दूसरा पहलू जो कि हुड्डा खेमे के लोग मानते हैं, तो जिनसे नहीं बनते या फिर जो उनके साथ नहीं आते, उनके साथ जनाधार भी तो नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा मास लीडर के तौर पर अपनी स्वीकार्यता रखते हैं, विधायक उनके क्षेत्र से चुनकर आते हैं, सभी विधायक पूर्व विधायक उनके साथ चलते हैं। जो बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े नेता हैं हरियाणा में, जिनमें से कुछ पार्टी छोड़कर चले भी गए, उनके साथ जनाधार कहाँ के, केवल अपनी सीट बचाने या उसके आसपास की कुछ सीटें निकालने के अलावा।
ज्योति जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े जनाधार वाले नेता हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन वो जनाधार चंद जिलों तक सीमित है जी। वहां से जो विधायक जीत के आते हैं उनकी संख्या 20 से ऊपर नहीं जाती किसी भी कीमत पर। आप अंक गणित लगा के देख लीजिए। तो हुड्डा तभी पूरे हरियाणा में स्वीकार्य होंगे जब सबको साथ लेके चलेंगे। अगर हम ये मान लें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भिवानी में किरण चौधरी से बड़े नेता हैं तो शायद हम गलती कर रहे हैं जी। अगर हम ये मान लें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैथल में रणदीप सुरजेवाला के मुकाबले ज्यादा स्वीकार्य हो सकते हैं तो शायद हम गलती कर रहे हैं। हिसार, अंबाला, सिरसा की राजनीति में शैलजा या उनके परिवार से ज्यादा स्वीकार्य हो सकते हैं तो हम गलती कर रहे हैं। इन नेताओं का जनाधार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुकाबले नहीं है, लेकिन जितना भी जनाधार है जब वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जनाधार या कांग्रेस के जनाधार के साथ मिलता है तब जाकर विजयी समीकरण बनता है। और 2005 में वही हुआ था, कांग्रेस के सारे गुटे हुए थे। और ये एक करने की जिम्मेदारी मैं मानता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ आला कमान की कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी अपनी सीमाएं हैं। तो ये एक सबक ये है कांग्रेस के लिए कि जब तक एकजुट नहीं होंगे, मैं सिर्फ दिखने की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी अपनी सीमाओं में रह के अपनी अपनी सीमाओं को पहचानते हुए, संभावनाओं को पहचानते हुए जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक कांग्रेस सिर्फ अच्छे प्रदर्शन पर आत्ममुग्ध हो सकती है, हार जीत का अंतर घटने बढ़ने पर खुश हो सकती है, उस समीकरण तक नहीं पहुंच पाएगी जिस पर जाकर सत्ता में वापसी का ख्वाब देख सकती है। ये जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है नेता प्रतिपक्ष के नाते, लेकिन आला कमान को केंद्रीय भूमिका निभानी पड़ेगी। जब तक वहां से शक्ति नहीं होगी, सबको साथ नहीं बिठाया जाएगा, तब तक ये संभव नहीं होगा। जी। बजरंग दास गर्ग जी, अभी ओपी धनखड़ को आपने सुना, उनकी ओर से कहा गया, अशोक तंवर का जिक्र वो कर रहे थे कि लठिया के शब्द यानी कि लाठी डंडों से वार कर एक को तो निकाला गया। दूसरा, कुमारी शैलजा को लेकर कहा कि संगठन का गठन नहीं करने दिया गया, अब उदय भान के पास जिम्मेदारी है तो दूसरे नेता उनके साथ नहीं आते। आप प्रभारियों की बात करें, आप बात करें शकील अहमद की बात करें, सुशील शिंदे की बात करें, कमलनाथ की बात करें, गुलाम नबी आजाद की बात करें या विवेक बंसल की बात करें, कोई भी प्रदेश अध्यक्ष, कोई भी पार्टी का हरियाणा प्रभारी पार्टी को एकजुट या मजबूत करने में या सभी नेताओं को एक साथ लाने में लगभग अभी तक नाकाम रहा है। ज्योति जी, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी मजबूत है और एकजुट है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो क्या होता है, हर एक आदमी का, जैसे राजकुमार जी ने कहा, हर एक नेता का अपना अपना जनाधार होता है। सिस्टम क्या होता है, जिस नेता का जिस एरिया में जनाधार है वो अपने एरिया में ज्यादा काम करता है, वो अलग बात है। मगर क्या है, सभी को समान रूप से कांग्रेस पार्टी देखती है, सभी नेताओं को साथ लेकर चलती है और सभी का आदर करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब टिकटें बढ़ती है, टिकटों के समय भी उनके जो चेते हैं, उनके जो नेता लोग अलग अलग सिस्टम से चलते हैं, उनको भी टिकटें मिलती है, उनके ग्रुप को भी मिलती है और सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक कि आपने एक बात और कही, ये बात मेरे साथी बोल रहे थे अभी, मार्जिन की बात है। अरे मार्जिन की बात करो, कुलदीप बिश्नोई 3 तारीख को वोट पोलिंग होने के बावजूद भी आपके ज्योति देखा, आपने इंटरव्यू लिया तो कुलदीप बिश्नोई क्या बोल रहा था, 2005 के अंदर चौधरी भजनलाल जी 72,000 वोटों जीते थे और मैं समझता हूँ बब्बे बिश्नोई उससे ज्यादा वोटों से जीतेंगे। ये बात कुलदीप बिश्नोई ने वोट पोलिंग होने के बाद जो आपने इंटरव्यू लिया उसमें कही थी। कहाँ स्टैंड करते हो? मेरे साथी कहते हैं लूट और घुसूट की लोगों ने जो राजनीति की, लूट घुसूट तो हमें पता को नहीं, लूट घुसूट क्या होती है हमें भी ये पता है। अभी धान घोटाला भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर हुआ, खनन घोटाला हुआ, रजिस्ट्रियां बैन थी, कोरोना के टाइम में अरबों रजिस्ट्री आप लोगों ने करवाई, शराब जो पड़ी थी पुलिस कस्टडी में आपने इनको अभी पेपर नहीं का आपने करवाए, अरबों रुपए घोटाले जो हुए वो सारे भारतीय जनता पार्टी के राज में हुए। ये देखिए लूट घसूट किसने की उन्हें भगवान जानता है, जनता जानती है। 2024 में पता लग जाएगा। ओपी धनखड़ भी बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के नेता हमारी तरफ आ रहे हैं, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को समान बता ही नहीं, वो समान था ही नहीं। जो समान है वो कांग्रेस की जो पार्टी है, कांग्रेस के नेता जाकर वहां कांग्रेस की बी टीम, इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस की बी टीम है।
कांग्रेस की बी टीम होकर काम करिए। आपके पास वो था ही नहीं, आपने नेता गिनाया, इंद्रजीत आ गए जी, धर्मवीर जी भी आ गए जी, फलाना भी आ गए, सारे आ गए। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की दुकान में कोई सौदा नहीं, जो सारा सौदा कांग्रेस का है। जो कांग्रेस लेकिन का आप लोग इसको ठीक है, आप गिलास को आधा भरा देखना चाहिए, आपकी मर्जी के। सच्चाई आपके नेता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं सर। आप लोग नहीं रोक पा रहे। आप लोग एक छोटे से नेता को भी शामिल करवाते हैं, ठीक है। आपकी पार्टी में कोई छोटा सा नेता भी शामिल होता है तो आप उसे एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर पेश करते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो रही है, कांग्रेस का हाथ मजबूत हुआ है। तो आपकी पार्टी के कद्दावर नेता अगर आपकी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो ये आप लोगों के लिए सोचने वाली बात नहीं है। ज्योति जी, मैं यही बताना चाहता था। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। कुलदीप बिश्नोई, एक व्यक्ति ने पार्टी छोड़ी, उसके पार्टी छोड़ते मैं 20 नाम गिना सकता हूँ। 20 सीनियर नेता जो पूर्व में मंत्री थे, पूर्व में सांसद थे, पूर्व में विधायक थे, पार्टी ज्वाइन की। प्रॉपर आज ऊपर की बात करूं, सैकड़ों सीनियर भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिसके अंदर मार्केट कमेटी के चेयरमैन, आरएसएस का प्रमुख, दुनिया भर के लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर गए। ये तो क्या नहीं, 2 आदमी ज्वाइन कर ले कांग्रेस के आगे और तुम्हारी दुकान खाली होती जाए। जो आदमी कांग्रेस छोड़ के चले गए ये वापिस भी आने वाले हैं, और दिखा दूंगा आपको साल 2014 के बाद ये लोग वापिस आने वाले भी है। 2013 के बाद ही दिल्ली इतने बड़े नेता जो कि खुद को सीएम के उम्मीदवार के तौर पर मानते थे, दावेदार के तौर पर मानते थे, वो भारतीय जनता पार्टी में गए, इसमें कोई दरार नहीं। राहुल जी, आपसे सवाल रहेगा। एक तो देखिए, आपकी पार्टी की अच्छी बात यह है कि आप लोगों का संगठन मजबूत रहता है। जहां कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष नहीं बना पाती, आप लोग पन्ना प्रमुख भी बना देते हैं, ये काबिले तारीफ है। इलेक्शन को बहुत अच्छे ढंग से फाइट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फायदा तो कांग्रेस की गुटबाजी का भी मिलता होगा कि कांग्रेस के नेता ही, बहुत सारे नेता ऐसे रहते हैं जिनके बयानों से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, या कैंपेनिंग में हेल्प नहीं करते हैं, या कैंपेनिंग के लिए जाते हैं कोई ऐसा बयान देते हैं जिससे सामने वाले को फायदा मिलता है। देखिए, कांग्रेस की गुटबाजी जब आप कहते हैं तो मैं बड़ा हैरान होता हूं। कांग्रेस कोई पार्टी थोड़ी है। कांग्रेस तो लुटेरों का एक समूह है जिसमें अलग अलग लुटेरे जो हैं, कबीले जो हैं, चल रहे हैं। उसमें किस कबीले का राज आता है, दूसरे कबीले पकड़ रखे। कांग्रेस कोई पार्टी थोड़ी है, ये तो लूट और खसूट करने की रखे। अरे सुनो, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, बीच में खराब मत किया। मुझे मेरे शब्द बहुत अच्छे हैं, मेरे शब्दों पर दर्शक तय करेंगे। सर्टिफिकेट मत बांटो, हिंदी के प्रोफेसर मत बनो। मेरे माता पिता दोनों हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं। मेरे शब्दों पर जनता जो मोहर लगाएगी, मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ। यहाँ पर वेट करो, मेरा मुझे बात रखने दो। नहीं, बात रखो, आपकी बात रखो, मगर शब्दों में पकड़ो। तो गलत शब्द नहीं बोलोगे, उल्ट शब्द नहीं बोलोगे, बस साफ बात। मैं सही शब्द बोल रहा हूँ जो देश की जनता बोल रही है। आपने पहले भी शब्द बोलने में बोलना नहीं। अब बात शब्दों में थोड़ा, मैं भी शब्दों में पकड़ के बोल रहा हूँ, आप भी बोलो, अपनी बात रखें, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आप पकड़िए शब्दों को, आप शब्दों को पकड़ के बोलिए। मैं दिल को पकड़ कर बोल रहा हूँ, मैं दिल पर हाथ रखकर बोल रहा हूँ। जनता के जो शब्द है उसी शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ। इनसे अच्छे शब्द अगर आपको कुछ मिले, बेटर शब्द दूंगा, आप गिनिएगा। बेटर शब्द दूंगा आपको, जो बेटर शब्द। कांग्रेस का जिस प्रकार का एक नेतृत्व है, जिसको जनता छोड़ चुकी है, कांग्रेस पे विचारधारा कोई है ही नहीं। नेतृत्व निकम्मा है, अयोग्य है, नासमझ है, फुहड़ है, आलसी है। इससे बढ़िया शब्द नहीं है मेरे पास कांग्रेस के लिए, कांग्रेस का वर्णन करने के लिए। दूसरी बात जो है, मैंने अभी सुना था, मैं बहुत इज्जत करता हूँ राजकुमार जी, बहुत वरिष्ठ हैं। आपसे बात कर रहा हूँ। क्या मतलब है? ये देखो, ऐसे वर्डिंग बोलेंगे तो मैं टोकलूंगा बीच के अंदर। ये डिबेट ऐसे चलेगी क्या? मुझे आप अपनी बारी में जवाब दीजिएगा। कैसे नहीं है, आप अपनी बारी में उत्तर दीजिएगा। फलाने हैं, दिखड़े हैं, ऐसी बात नहीं बोल रहे कोई भी। अपनी बात कहे, क्या मतलब है किसी के बारे में बोलने के लिए? पहले ये चोर है, डाकू है, लुटेर है, फिर बात है ये शब्दों में। इससे बढ़िया शब्द बोलता हूँ। अच्छा सुनिए, मैं डिबेट के लिए सच बोलता हूँ। या तो ऐसे आदमी
भाई मैं समझा दिया, ढंग से बात करनी चाहिए। मैं आपसे बजरंग दास जी रुक जाइए फिर, मैं संत लोग क्या, अब मैं संतों का नाम लूंगा, फलाना अब मैं संतों का नाम लूंगा, अब मैं संतों का नाम लूंगा। डिबेट कर रहे अरे आप संत भी नहीं सुनना चाहते क्या? ये डिबेट खराब करने के लिए आए हुए हैं, ये डिबेट खराब करना चाहते हो? नहीं बजरंग दास जी अब सुनिए, अब मैं संत बोलूंगा। सुनिए, मैंने बोला इनको, मैंने टोका इनको, अब आप सुन तो लीजिए, सुनिए। जी बोलिए। 1,76,000 करोड़ का घोटाले करने वालों को मैं संत बोलूं क्या? 11 लाख करोड़ का कोयला घोटाला करने वालों को मैं संत बोलूं क्या? कॉमनवेल्थ घोटाले में 70,000 करोड़ करना, फिर मैं उनको संत बोलूं क्या? अरे रुक जाओ भाई, बीच में बोल रहे हैं, ये नहीं बोलने देंगे। नहीं बजरंग दास जी, मैं इसे अलाउ नहीं करूंगी सर, मैं अलाउ नहीं करूंगी। आपने घोटाला, कौन सा घोटाला का बकवास कर रहे हैं आप लगातार? मैं तो शब्दों से आपत्ति की, आपने बोला, मैंने उनको रोका। अब आप साथ साथ नहीं बोलेंगे, आप साथ साथ नहीं बोलेंगे, आप साथ साथ नहीं बोलेंगे गर्ग साहब, आप साथ साथ नहीं बोलेंगे, चैनल में बैठ के आप साथ साथ नहीं बोलेंगे। एक बार 10 बार कह लिया, आप डिबेट कर रहे हो या झूठे इल्जाम लगा रहे हो? जिन्होंने ये गलत तरीका है आपका कि बजरंग दास जी, आपको आपत्ति, आपको इनके शब्दों से आपत्ति हो सकती थी। आपको देता हूँ प्रूफ, ये देता हूँ, रिश्ती बहन थी कोरोना के समय में, अरबों की रिश्ती हो गई, मैं प्रूफ देता हूँ, आप एक प्रूफ दे दिए। अरे भाई कंप्लेन दो, कोर्ट में केस लड़ो भाई, हम लड़े हैं केस, हम केस लड़े हैं। रविशंकर प्रसाद जी ने केस लड़ा तो कोयला घोटाले में न्याय मिला, हमारे किरण सोमैया जी ने केस लड़ा तब जाकर टूरिस्ट स्पेक्ट्रम वाले घोटाले में 20,000 करोड़ का राजस्व आया। हमने अगस्ता वेस्टलैंड के लिए सुब्रमण्यम स्वामी जी केस लड़ रहे हैं, तुमने केस कहाँ किया हुआ है? केवल डिबेट में नहीं, आप ऐसे नहीं, देखिए आपकी मर्जी है, ये तुरंत छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो डिबेट, तुरंत छोड़ दो डिबेट, तुरंत छोड़ दो डिबेट, रहना नहीं रहना, डिबेट को तुरंत छोड़ दो, डिबेट में छोड़ दो, डिबेट में रहना नहीं रहना, लेकिन आप ऐसे तुरंत छोड़ो डिबेट, आप ऐसे सर आप सुनेंगे, आपके बीच में कोई नहीं हो रहा था, आपको शब्दों से आपत्ति नहीं, इनको टोका, आप ये कोई एलिगेशन नहीं लगाएंगे, उसको भी आप टोकेंगे। डिबेट में रहने नहीं रहने की इच्छा आपकी है, डिसीजन आपका आगे, लेकिन आप शांति से डिबेट करेंगे। भाई छोड़ते क्यों नहीं हो, छोड़ते क्यों नहीं हो डिबेट? राहुल साहब, छोड़ो डिबेट। विदु रावल जी पर्सनल अभी इस तरह से कमेंट नहीं कीजिए, कोई भी नहीं करेगा, आप प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिए। टॉपिक के ऊपर रहकर कांग्रेस की मैंने आपसे पूछा। ज्योति जी मुझे मेरा चलिए मैं राजकुमार जी की बात पर जो है अपना पक्ष रखना चाह रहा था। राजकुमार सिंह जी ने एक बात कही थी कि कुछ इलाके तक ये बापू और बेटा का वर्चस्व है, तो हम देखें कि 2019 का जो चुनाव था लोकसभा का, वहां पर सोनीपत में लाखों वोटों से बापू हुड्डा हारे और बेटा हुड्डा जो है रोहतक के अंदर हजारों वोटों से हारे, तो वो वर्चस्व की बात है। और मैं तो इससे अलग एक बात कहना चाहता हूं, आज भूपेंद्र हुड्डा और उसका स्टैंप जो है हारने की गारंटी बन चुका है, और मैं बता सकता हूं कैसे। 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हिसार का लोकसभा का चुनाव जेपी को लड़वाया, जेपी हार गए। आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ जो आम चुनाव थे हमारे यहां पर विधानसभा के, उसमें जयप्रकाश जी को लड़ाया, जयप्रकाश जी हार गए। 2011 में उपचुनाव में लड़वाया हिसार के लोकसभा के, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लड़वाया, हार गए। 2019 में कलायत से लड़वाया, वहां हार गए। अभी ताजा 2022 में आदमपुर का उपचुनाव, यह 5वीं बार जेपी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हराया। एक बार इन पूरे सालों में केवल एक बार जयप्रकाश ने हुड्डा का दामन छोड़ा और 2014 में आजाद उम्मीदवार लड़े कलायत से, वहां चुनाव जीत गए। किस प्रकार से भव्य बिश्नोई जो है, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े, उसमें वो नहीं जीत पाए, और किस प्रकार से भूपेंद्र हुड्डा को छोड़ते ही ये चुनाव जीत गए। तो भूपेंद्र हुड्डा तो आज जो है, किसी को चुनाव हरवाना हो तो पीछे भूपेंद्र हुड्डा को खड़ा कर दो। भूपेंद्र हुड्डा तो गारंटी है चुनाव हारने की, गारंटी। अगर भूपेंद्र हुड्डा किसी के साथ लग जाएंगे तो बड़ौदा में क्या हुआ था, देखिए 2009 की आप बात करते हैं तो कड़ी टक्कर दी थी जेपी ने। 2011 की बात करते हैं, वो सहानुभूति की भी एक वेव थी, वो भी आप जानते हैं। बाई इलेक्शन की आप बात करते हैं, मैं बताता हूँ। बड़ौदा में तो 3 बाई इलेक्शन में से एक बाई इलेक्शन तो हुड्डा साहब की झोली में है, कांग्रेस की झोली में गए। नहीं तो जींद में क्या हुआ था, इलाहाबाद में क्या हुआ था, उसका भी तो जिक्र करें ना। किस प्रकार से जींद और रोहतक की दूरी कितनी है,
हम इस बात पर चर्चा करें कि जिस प्रकार का उन्होंने तो भूपेंद्र हुड्डा से ही नहीं साथ विकास वाला जो उनका एक मॉडल रहा है रेवड़ियां बांटने का, जिनमें भूपेंद्र हुड्डा साथ ही उनका रेवड़ियां बांटने का जो कल्चर रहा है, गुटबाजी ही तो है कि वहां केवल अशोक तंवर साथ घूमते थे रणदीप सुरजेवाला के। इलाहाबाद में हम देखेंगे वहां कुछ और नेता मिलेंगे, बड़ौदा में हम बात करेंगे मैंने 5 इंस्टेंस बताए जी। मैंने 5 इंस्टेंस बताए जिसने एक मासूम नेता जयप्रकाश जिनका नाम है उनका पॉलिटिकल कैरियर को शेप कर दिया। उन 5 चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा जब साथ रहे तो वो हारे। एक चुनाव ऐसा हुआ जिसमें उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा का साथ छोड़ा, उनसे पिंड छुड़वाया और वो हारे। अब मैं माफी चाहूंगा, कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस को 2014 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल मुंह की खानी पड़ी भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में। 2019 का माफी चाहूंगा 2014 का विधानसभा चुनाव उन्हें मुंह की खानी पड़ी। राज्यसभा चुनाव में एक के बाद एक वो हार रहे हैं, पंचायत चुनावों में वो हार रहे हैं, निकाय चुनाव में वो हार रहे हैं, हर छोटे बड़े चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा जहां पर खड़े हो जाते हैं वो हार रहे हैं। 2019 में लड़ने की हिम्मत ही नहीं करते, चुनाव से भाग जाते हैं। राज्यसभा चुनाव से पहले अपने विधायकों को लेकर भाग जाते हैं, निकाय चुनाव में हिम्मत नहीं करते लड़ने की, पंचायत चुनाव में हिम्मत नहीं करते लड़ने की। तो ऐसे लोग जल्दी बात चुनाव ही नहीं लड़ सकते वो जाकर केंद्रीय नेतृत्व को जी चलो मैं केवल 30 सेकंड लेता हूं। ऐसे लोग जो केंद्रीय नेतृत्व को क्या क्या सपने दिखाते हैं, ये अपने ये लोग झूठ बोलते हैं। और क्योंकि इनका केंद्रीय नेतृत्व जो है इट लैक्स इमेजिनेशन, उन्हें नहीं कुछ ध्यान में है, वो केवल चांदी के चम्मच के साथ जो है वो राजनीति आज तक करते रहे, उन्हें नहीं जमीन की समझ है। भूपेंद्र हुड्डा उनका जाकर मूर्ख बनाते हैं और वो जब चुनाव आता है तो चुनाव में सब साफ आमने सामने हो जाता है। तो कुल मिलाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हारने की गारंटी है। जिसके साथ भूपेंद्र हुड्डा रहेंगे वो चुनाव निश्चित तौर पर हारेगा। ये बात हरियाणा की जनता ने बता दी है। इनका केंद्रीय नेतृत्व जल्दी से समझ जाए तो अच्छा है, नहीं तो एक के बाद एक नेता, कुछ नेता हमारे साथ आ चुके हैं। राव इंद्रजीत हमारे साथ आए थे, हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी आए थे, हमारे साथ किस प्रकार से अरविंद शर्मा जी से लेकर विनोद शर्मा जी आए हैं, हमारे साथ किस प्रकार से गोविंद और गोपाल कांडा जी आए हैं हमारे साथ। ये सभी लोग जो है इसलिए बहुत लंबी लिस्ट है। रेड्डी साहब देखिए, जब हम चर्चा करते हैं हरियाणा की राजनीति को लेकर तो आप लोगों के लिए तो बहुत निराशाजनक है कि आप एक मिनट कहो तो मैं जवाब दे दूं। चलिए आप जल्दी कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन बोलिए। ज्योति जी, मेरे साथी ने कहा कि जयप्रकाश जी चुनाव लगातार आ रहे। मेरे साथी को ये नहीं पता हुड्डा साहब के नेतृत्व में जयप्रकाश ने बरवाह चुनाव लड़ा था विधानसभा का, वो जीता था। उसके अलावा 2004 के अंदर चुनाव लड़ा था, उस समय एमपी चुनाव जीता था। और बरवाले के अंदर उसका भाई ने भी विधानसभा चुनाव जीता था। 2004 में भजनलाल जी का नेतृत्व था, भजनलाल जी के नेतृत्व में भजनलाल जी के आशीर्वाद से चुनाव जीते थे। सीएलपी नेता कौन था? नहीं आप गलत कह रहे थे। चौधरी भजनलाल जी का नेतृत्व था, चौधरी भजनलाल जी के साथ धोखा किया था आपने। इस प्रकार से मुख्यमंत्री उनको बनाना था, उनकी बजाय भूपेंद्र हुड्डा को बनाया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेशाध्यक्ष। भजनलाल जी के साथ धोखा किया आपने। भजनलाल जी के नेतृत्व में चुनाव जीते थे वो। भजनलाल नहीं थे, भजनलाल जी बाद में बने हैं प्रदेशाध्यक्ष। चौधरी भजनलाल जी के नेतृत्व में 67 सीटें जीते थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आकर उसको 40 तक समेट गए और उसके बाद से कभी 19 और कभी 30 तक आ रही है। केवल चौधरी भजनलाल जी का नेतृत्व था तो आपका कुछ बना, नहीं तो आपके पास कुछ नहीं था। चौधरी भजनलाल जी के नेतृत्व के कारण, कभी चौधरी बंसीलाल जी का नेतृत्व के कारण भारतीय जनता पार्टी समर्थन करते हो, रेन के तो आप जीतते हो और फिर आप बोलते भी। बजरंग दास जी, आपको काउंटर जो करना था उसका वक्त आपको दिया। अभी रेडू साहब के पास चलते हुए कांग्रेस क्यों डरते हो? बजरंग दास जी आप आंसर कर चुके हैं। होगा 2024 जनता में वोट दे देगी, आप में दम होगा, आपको जनता देख लेगी। आप काउंटर कर चुके हैं बजरंग दास जी, आपने अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी। कांग्रेस मुक्त भारत का स्वप्न पूरा करेगी जनता 24 में। आप तो कह रहे थे एक आती हुई सरकार है, एक जाती हुई सरकार है। आती हुई सरकार को आदिपुर की जनता वोट देगी।
भूपेंद्र हुड्डा ने तो कहा था आपकी सरकार बनेगी, भाजपा की 2024 में हैट्रिक बनेगी, आपकी हैट्रिक बनेगी हार की, भाजपा की हैट्रिक बनेगी जीत की। भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने जा रही है 2024 में, तीसरी बार लगातार इतिहास बनाएंगे हम लोग। आपकी सरकार से भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक बनाने जा रही है 2024 में। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा था जो बजरंग दास जी, आपको दर्शक नहीं सुन पा रहे, मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। बजरंग दास जी, आप क्या बोल रहे हैं, मैं खुद नहीं सुन पा रही हूँ, दर्शक भी नहीं सुन, आप खुद भी नहीं सुन पा रहे होंगे, आप भी नहीं सुन पा रहे होंगे आप क्या बोल रहे हैं। सर, आपको काउंटर करना था, मैंने टाइम दिया आपको। अब विजेंद्र रेड्डी जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। रेड्डी साहब, जब हरियाणा की राजनीति की बात होती है तो या तो बीजेपी चूंकि सत्ता में है और इस बार आदमपुर जीता भी है, या फिर प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस। आपकी पार्टी की अगर बात करें सर, क्या स्थिति आप देखते हैं? चूंकि कोई भी बाय इलेक्शन आप लोगों ने लड़ा हो, लगता नहीं कि कभी कमबैक कर पाएंगे, अभी बहुत जल्द तो कम से कम। हाँ ज्योति जी, सबसे पहले मेरा निवेदन है, मेरी तरह से शांति का परिचय साथी देने का काम करें। जैसे मैंने शांति से सुना, मैं सभी से निवेदन करती हूँ सर, मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ दोनों साथियों से जी। हाँ, मेरे बीच में कोई बोलता है तो मैं बोलता हूँ, मेरे बीच में कोई बोलता है तो मैं बोलता हूँ। विजेंद्र जी को मैं नहीं टोकता हूँ कभी भी। जी बोलिए रेड्डी साहब। हाँ ठीक है, धन्यवाद भाई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योति जी देखिए, 2014 से पहले 2005 में हमारा राज गया इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, और 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वर्सेस कांग्रेस ही हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी कहीं पर्दे पर नहीं हुआ करती थी। दोनों का ही मुकाबला होता था, इनेलो का राज रहता था या कांग्रेस का राज रहता था। 2014 बीजेपी आप लोगों के साथ होती थी। 2014 में हरियाणा प्रदेश में नहीं, थोड़े टाइम रहे थे, 2004 में, 2002 में छोड़ दिया था इन्होंने हमारे को। तो ज्योति जी मैं ये कहना चाहता हूँ, 2014 में हमारे हरियाणवी में एक कहावत कहते हैं, बिल्ली के भागे छिक्का टूटा, बिल्ली के भागे छिक्का टूटा। आदरणीय मोदी जी का एक हिंदुस्तान में वेव चली और उसके वेव के कारण हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला और उन्होंने शासन लिया। उस टाइम भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को 19 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 15 मिली थी। कांग्रेस वहां भी कहीं स्टैंड नहीं कर रही थी। मोदी जी की अच्छी लहर थी उस टाइम, मैं मानता हूं, लेकिन उस टाइम हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस इनेलो पार्टी जो है वो दूसरी विपक्ष की पार्टी थी। अभय सिंह जी चौटाला जी नेता प्रतिपक्ष चुने गए थे। इसके आगे मैं थोड़ा सा बढ़ता हूं, 2017 में हमारी पार्टी की रैली थी गुवाना में, 18 में पार्टी में विभाजन हुआ, नई पार्टी बनी, उसके बाद हमारी पार्टी को सेटबैक लगा। लेकिन यहां पर इससे पहले यह बात समझना जरूरी है कि 2014 तक इनेलो और कांग्रेस ही हरियाणा प्रदेश में होती थी, भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं स्टैंड करती थी। जनता ने 2014 में इनको आशीर्वाद दिया, 47 सीटों के साथ इन्होंने अपना शासन चलाया। लेकिन जब 2019 का इलेक्शन आया था, उससे पहले 18 में पूरे हरियाणा प्रदेश में ये बात चल पड़ी थी कि 2019 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का राज बनने जा रहा है, राज में आएगी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य रहा कि हमारी पार्टी में विभाजन हुआ। विभाजन के बाद इंडियन नेशनल लोकदल पीछे चली गई और जेजेपी को 10 सीट मिली, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मांग करके 10 सीट हासिल की थी। नहीं देखिए, इसमें दुर्भाग्य की क्या बात है, आपकी पार्टी सुप्रीमो के फैसले थे। नहीं, उसमें दुर्भाग्य नहीं कह सकते आप लोगों के, पार्टी सुप्रीमो के फैसले थे। उस वक्त के सांसद को पार्टी से निकालना हो या फिर अजय सिंह चौटाला को लेकर लिया गया फैसला हो, आप लोगों का डिसीजन था, वो एक राजनीतिक कदम था, उसको दुर्भाग्यपूर्ण क्या कह सकते? नहीं, कोई चलो हाँ चलो, हमारी पार्टी में विभाजन हुआ और भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया हरियाणा प्रदेश में सत्ता बनाने का। अदरवाइज वो बिल्कुल मौका नहीं मिलना था। 19 में इनको मौका मिल गया। अब उस हमारी जो वो त्रासदी हुई, उससे उबर करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दोबारा से फिर अपनी ऊंचाइयों पर आ रही है, क्योंकि जो वोट प्रतिशत हमारा जेजेपी के साथ चला गया था वो चौधरी देवीलाल का फॉलोअर्स होता था और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करने के लिए उन्होंने वहां पर वोट देने का काम किया था। आज क्योंकि
जेजेपी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल चुके हैं, इसलिए वो सारा का सारा वोट बैंक दोबारा वापस इनेलो के साथ जुड़ रहा है, काफी जुड़ चुका और जुड़ता ही जा रहा है। इसलिए 2024 में हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इलेक्शन के बाद केवल एलनाबाद को छोड़ दें तो मुझे नहीं लगता कि कहीं इनकी जमानत भी बची होगी, या फिर उम्मीदवार भी एलनाबाद के अलावा इनको कहीं उम्मीदवार भी इतना मजबूत मिला होगा कि हाँ ये जीत हासिल कर सकता है या फिर टक्कर में आ सकता है। खैर, कांग्रेस पर एक बार फिर से आते हुए, चूंकि कांग्रेस को लेकर हम बार बार विषय आज कांग्रेस, एक बात और कह दूं? जी जरूर, जल्दी। हाँ, देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ये 2 लाइनें हैं। मेरे उतरते हुए बहाव को देखकर मेरे किनारे पर मकान मत बना लेना। मेरे उतरते हुए बहाव को देखकर मेरे किनारे पर मकान मत बना लेना। मैं वो समुद्र हूँ, फिर दोबारा लौट कर आऊंगा और सभी मकानों को बहा करके ले जाऊंगा। चलिए, शुभकामनाएं हैं आपके साथ, शुभकामनाएं हमारे। राजकुमार जी, कांग्रेस को लेकर बात करें, देखिए ये मैसेज ये जरूर जाता अगर कांग्रेस जीतती कि फ्री हैंड मिल सकता है भूपेंद्र हुड्डा को आने वाले वक्त में, लेकिन कांग्रेस के कद्दावर जो दूसरे नेता थे उनको कहीं ना कहीं इस बात का इंतजार था कि राज्यसभा में पूरा गणित और नंबर होने के बावजूद भी अजय माकन को राज्यसभा नहीं भेज पाए। पहली परीक्षा में फेल, अब आदमपुर में कड़ी टक्कर दी लेकिन विधायक नहीं बना पाए। तो अब कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ाने या उनका कद या पद कम हो इसके लिए प्रयास जरूर करेंगे, इस तरह की फील्डिंग जरूर लगाई जाएगी दूसरे नेताओं की ओर से। ज्योति जी, पहले मैं विजेंद्र रेणु जी के शेर के बारे में एक टिप्पणी कर दूं जी। उन्होंने जो लाइनें सुनाई हैं वो देवेंद्र फडणवीस की लाइनें हैं जो उन्होंने कभी एनसीपी में विभाजन करके सरकार बनाई थी 4 दिन की, और सरकार गिरी थी, तब उन्होंने विधानसभा में लाइनें पढ़ी थी जी। तो ये इनेलो की लाइन नहीं है, देवेंद्र फडणवीस का दर्द था, वो उन्होंने वहां से उधार लेकर के अपना बना के पेश किया। खैर, दर्द एक जैसा हो सकता है राजनीति में, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। अब आपने हुड्डा की बात की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये तर्क 2014 में सत्ता से हटने के बाद लगातार रहा कि अगर उनको हरियाणा में फ्री हैंड दिया जाए तो कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो सकती है जी। वो फ्री हैंड उनको इस साल तब मिला जब उदय भान को उनकी पसंद के हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद 2 परीक्षाएं होती है, पहली राज्यसभा का चुनाव जिसमें कांग्रेस के पास पूरे 31 विधायक थे जीतने के लिए, जनता की कोई भागीदारी नहीं थी, कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन वहां वो उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, कुलदीप बिश्नोई की वजह से फेल हुए। कुलदीप बिश्नोई ने उनके पक्ष में मतदान नहीं किया और जो निर्दलीय प्रत्याशी थे भाजपा जिसका समर्थन, और विधायक जिसको लेकर कोई एक्शन भी नहीं लिया, एक और विधायक जिनको लेकर के जो संदेह के घेरे में रहे। तो पहली परीक्षा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा फेल होते हैं। दूसरी परीक्षा आदमपुर का उपचुनाव, इस उपचुनाव में उम्मीदवार के चयन से लेके चुनाव प्रचार तक सारी रणनीति सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके करीबी लोग बना रहे थे, चाहे उनमें दीपेंद्र हुड्डा शामिल रहे हो चाहे उदय भान शामिल रहे। तो इस परीक्षा में भी अगर वो फेल होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आती है। ऐसे में स्वाभाविक है जो विरोधी लोग हैं, चाहे किरण चौधरी हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो या शैलजा हो या और भी लोग, उनको कहने का मौका तो मिलेगा कि आपने फ्री हैंड दिया, हम खामोश बैठे रहे, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये 2 परीक्षाएं हुई, उनका ये परिणाम है। अब आप फैसला करें कि ये फ्री हैंड जारी रख के आप क्या हासिल करना चाहते हैं। हुड्डा अपने बचाव में क्या कहते हैं वो अलग बात है, मैंने इसीलिए कहा अब ये फैसला आला कमान को करना है और आला कमान के सामने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वो बार्गेन वाली स्थिति नहीं रही है। अगर 1 मिनट का समय हो तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मैं आदमपुर उपचुनाव के सिलसिले में मैं इस उपचुनाव को परिवारों की राजनीति के संदर्भ में भी देखना चाहता हूँ। आपको याद होगा हरियाणा में 3 परिवारों का बोलबाला रहा, बंसीलाल परिवार, भजनलाल परिवार, देवीलाल परिवार। में लगातार जो राजनीति हो रही है और आदमपुर के उपचुनाव के नतीजे को देखें तो ये कहीं ना कहीं हरियाणा में परिवारों की राजनीति के सिमटने का संकेत भी है और दलों के बीच राजनीति का ध्रुवीकरण हो रहा है। बंसीलाल परिवार की राजनीति भिवानी में भी हाशिए पर पहुंच चुकी है, भजनलाल परिवार भाजपा में पहुंच चुका है, चंद्रमोहन बिश्नोई बचे हैं जो कांग्रेस में है, वो भी कांग्रेस की राजनीति करते हैं, परिवार की राजनीति अब उनके नाम पर नहीं चलती। देवीलाल परिवार जब 2 पार्टी विभाजन हुआ 2018 में, जसपा और इनेलो 2 अलग अलग पार्टियां हो गई, उसके बाद से लगातार वो राजनीति उतार पर है। तो मुझे लगता है बड़ा संकेत है हरियाणा की राजनीति के संदर्भ। कमेंट रावत साहब, ये मुझे 3 लाल के बाद ये मनोहर लाल युग प्रतीत होता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार आगे वो बढ़ रहे हैं, उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। ये ऐसा नहीं कि हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा आदमपुर के बाई इलेक्शन में इस बात को निश्चित तौर पे। जी देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हम लोग जो हैं, हम इतिहास बना रहे हैं, हम निरंतर इतिहास बना रहे हैं।
कोई भी गैर कांग्रेसी सरकार जो है हरियाणा के अंदर बिना भाजपा के समर्थन के कभी नहीं बनी। चाहे 1977 की जनता पार्टी हो, चाहे 1987 में, या चाहे 1996 और 2000 की बात हो, भाजपा के बिना समर्थन के कोई भी गैर कांग्रेसी सरकार नहीं बनी। मनोहर लाल जी ने इतिहास बनाया 2014 में, जब अपने दम पर पूर्ण बहुमत की हमने 2014 में सरकार बनाई। दूसरा इतिहास जब पहली बार कोई गैर कांग्रेसी सरकार जो है, चलिए इतिहास बना पहले भी, हालांकि बीजेपी के लिहाज से इतिहास था। सभी का बहुत शुक्रिया। आगे वक्त नहीं सर, बहुत शुक्रिया चर्चा में आने के लिए, हरियाणा न्यूज को वक्त देने के लिए। तो आदमपुर बाई इलेक्शन को लेकर एक विश्लेषण और चर्चा करने का प्रयास तो किया ही है, और साथ ही हमने प्रयास इस बात को जानने का किया है कि अब कांग्रेस का आगामी भविष्य क्या होगा, आगामी रणनीति क्या होगी, भूपेंद्र हुड्डा के भविष्य पर क्या कुछ असर होने वाला है, और कांग्रेस में कब तक संगठन बनाया जाता है और कैसे इस गुटबाजी से पार पाया जाता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।